नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और आपका टेस्ट नंबर 10। और अब तक जितना सॉल्यूशन आपका हुआ होगा उसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक हैं। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ और मेरा विश्वास सही होना चाहिए। अगर गलत हुआ तो अच्छा नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, प्यारे बच्चे, हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिकांश जो रोगाणु होते हैं या प्यारे बच्चे जो पैथोजेंस होते हैं वो सर्वाधिक वृद्धि किस टेम्परेचर पे करते हैं। तो चाहे बैक्टीरिया की बात करें हम या हम एंजाइम की बात करें, देखो एंजाइम के लिए भी सबसे अच्छा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है। और बैक्टीरिया के लिए भी सबसे अच्छा टेम्परेचर कितना माना जाता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखेंगे बच्चे, जो बैक्टीरिया जो पैथोजेंस हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं, आपका इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वो सबसे अच्छा कब काम करेंगे? आपका 37 डिग्री सेल्सियस। और यदि मॉइस्चर मिल जाए इनको, यदि प्याज मॉइस्चर मिल जाए, नमी मिल जाए, अगर नमी भी मिल जाए साथ में, तो ये सबसे अच्छा काम करते हैं। तो आपने देखा होगा जो बरसात का दिन होता है, बरसात के दिन में हमें सबसे ज्यादा प्याज आपका इन्फेक्शन होता है, सबसे ज्यादा बीमार हम बरसात के दिनों में ही पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपके पास, किस किस का ठीक है जल्दी से बताएं। नेक्स्ट है हमारे पास, आपसे पूछता है प्याजो, निम्नलिखित रोगों को उनके कारक भारी धातु। देखो, अगर आप पानी में इनकी मात्रा बढ़ा देते हैं, अगर प्याजो पानी में आप इनकी मात्रा बढ़ा देते हैं, मान लीजिएगा सर पानी में आपने इनकी मात्रा बढ़ा दी, पानी में अगर कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है इटाई टाई। यार ना, इसको आउच आउच भी बोलते हैं, लड़कियां बोलते हैं ना आउच आउच। तो ये आउच आउच डिजीज भी होता है। मिनीमाटा जो होती है प्याजो, सबसे पहले देखा गया था मिनीमाटा बे ऑफ, कहां पर? आपका जापान। तो जापान में जब लोगों ने मछलियों को खाना शुरू किया और मछलियों के अंदर मरकरी की मात्रा बढ़ी हुई थी, तो उनको मिनीमाटा हुआ। इसमें हाथ वगैरह ऐसे मुड़ जाते हैं, हाथ वगैरह ऐसे मुड़ जाते हैं। तो आप याद रखना प्यारे, जो मिनीमाटा बीमारी होगी वो पारे के कारण होती है, पारा मरकरी के कारण होती है। और सीसा विषाक्तता, ठीक है, सीसा विषाक्तता को प्यारे हम एक नाम से जानते हैं, प्लम्बिज्म। प्लम्बिज्म में क्या होगा? ब्रेन हमारा डैमेज हो जाता है, ब्रेन, ये ब्रेन को अफेक्ट करता है। और आपने देखा होगा जब लेड की मात्रा किसमें, मैगी वगैरह में बढ़ी हुई मिली थी, तो प्यारे बच्चे उसको भी बैन कर दिया गया था आपका। मैगी वगैरह अगर ज्यादा मात्रा शीशे की हो जाती है तो प्यारे बच्चे वो हमारे, अगर एयर में होती है तो हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, अगर फूड में होती है हमारे तो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा प्यारे बच्चे, पहले का हो जाएगा, पहले का हो जाएगा 2। कौन सा है आपका? यस, आंसर बिल भी हो जाएगा बी आंसर। सारे बच्चे आंसर करेंगे बी आंसर, आपका दूसरे का आंसर बी, यही आ रहा है आपका। बहुत अच्छी बात, सीधे होकर बैठे, लंबी लंबी सांसें लेते रहे। तीसरा है हमारे पास आरएनए अणु में थायमीन। देखो, आरएनए डीएनए में क्या अंतर होता है? अगर मैं कहूँ आरएनए डीएनए में क्या अंतर होता है, तो आप कहेंगे सर आरएनए डीएनए में तो अंतर केवल एक ही होता है। तो प्यार, जो आरएनए डीएनए में बहुत सारे अंतर होते हैं, इसमें मेन अंतर होता है शुगर का। आरएनए में जो शुगर पाई जाती है वो राइबोज पाई जाती है, राइबोज, राइबोज शुगर। इसके कारण इसका नाम क्या पड़ता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड पड़ता है। और इसमें शुगर पाई जाती है जो डीऑक्सी राइबोज। क्या पाया जाता है? डीऑक्सी राइबोज। इसमें डीऑक्सी राइबोज पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड पड़ता है। आरएनए, आरएनए में प्यारचो जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होता है वो कौन होता है? वो होता है प्यारचो ए होता है, वो सी होता है, वो जी होता है और वो होता है यू, यूरेसिल। और डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं प्यारचे, वो कौन होते हैं? वो ए होता है, वो सी होता है, वो जी होता है, फिर टी थायमीन होता है। तो ये दोनों अंतर है। तो आरएनए में क्या पाया जाता है? आरएनए में प्यारचे यूरेसिल पाया जाता है, जो डीएनए में नहीं होता है आपका। यूरेसिल पाया जाता है जो डीएनए में नहीं होता है। और यूरेसिल किसकी जगह पाया जाता है? थायमीन की जगह पाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, यही आ रहा है आपका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? जाइलम वाहिकाएं जो होती हैं प्याचो, जाइलम में ना 4 प्रकार की सेल्स होती है, ट्रैकिड्स, बेसल्स, फाइबर्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स, ठीक है, नाम सुना होगा आपने। और जाइलम पैरेन्काइमा होती है। तो ये जो जाइलम वेसल्स होती है ना, ये जो जाइलम वेसल्स होती हैं प्यारे बच्चे, ये कैसी होती हैं? ये एक तो मृत होती है और खोखली होती है और आपस में जुड़ी होती है। मृत होंगी, खोखली होंगी और आपस में जुड़ी होती हैं, जाइलम वेसल्स। ठीक है, तो यहाँ याद रखना 4 होती हैं इसमें सेल्स, 4 सेल्स होती हैं। चारों सेल्स के नाम याद रखना। 4 सेल्स कौन कौन सी होती है? जो ट्रैकिड्स होती है, इसमें बेसल्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं, रेसे, जाइलम रेसे, और जाइलम पैरेन्काइमा होती है। तो 4 होती हैं। तो प्यार बच्चे याद रखना, ये कैसी होंगी? ये होंगी मृत, ये मृत होंगी और खोखली होती है, मृत एवं खोखली होती है, मृत एवं खोखली
और आपस में जुड़ी होती हैं, और आपस में क्या होंगी, जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी आंसर। जाइलम, जाइलम का काम क्या होगा, जाइलम का काम होगा वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम की कुछ सेल्स हमें स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती हैं, क्या प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रेंथ, मजबूती भी प्रदान करती हैं। फ्लोएम की सेल्स नहीं करती हैं, जाइलम की सेल्स करती हैं। इन बातों को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है वैसे। IAA क्या होता है प्यार, इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है IAA। ये क्या है प्यार बच्चे, ये क्या है, तो याद रखना IAA होता है आपका इंडोल 3 एसिड। ये क्या होगा प्यार, ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन का मेन काम होता है प्यार, मेन काम ऑक्सीजन कहाँ बनता है, ऑक्सीजन बनता है प्यार सूट रीजन में, तने वाले भाग में बनता है, तने वाले भाग में बनेगा। और प्यार ये रूट इनिशिएशन करता है, रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये प्यार एपिकल डोरमेंसी, पौधे को कहाँ बढ़ाता है प्यार, पौधे को कहाँ बढ़ाता है, ऊपर की ओर। ये प्यार एपिकल शीर्षक प्रभाविता कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा। और लास्ट बात, सूर्य के प्रकाश की तरफ पौधे का जो मुड़ना होता है ना, सूर्य के प्रकाश की तरफ जो पौधे का मुड़ना होता है वो क्यों होता है, क्योंकि प्यार सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और धीरे धीरे पौधा कहाँ मुड़ जाता है, सूर्य के प्रकाश की तरफ। तो प्यार ये ऑक्सीजन ही होता है, आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीजन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपका ऑक्सीजन, याद रखना। साइटोकाइनिन का काम होता है आपका पैचो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में हेल्प करना, भोजन के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करना। जो जिब्रेलिन होता है आपका, जिब्रेलिन है ना, यहाँ पर गिब्रेलिन जिब्रेलिन होता है। जिब्रेलिन जो है पैचो ये क्या करता है, ये बोने पौधों को लंबे पौधों में बदल देगा। डोरमेंसी को मेंटेन करता है आपका। आपने सुना होगा डोरमेंसी, सुना है कभी, प्रसुप्त अवस्था डोरमेंसी। सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए आप सीड को खेतों में डालने से पहले उसको पानी में भिगो कर रखते हैं आपका, ताकि उसकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाए। और एथिलीन जो होता है प्यार ये पौधों में फलों को पकाने का काम करता है। गैसेस पादप हार्मोन होता है जो पौधों में फलों को पकाने का काम करता है। आर्टिफिशियल रूप से आप कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, सुना होगा आपने, जब आम वगैरह पकाए होंगे आपने, कार्बेट लेके आए होंगे, है ना, तो कार्बाइड होता है वो, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड। तो सारे के सारे ऑप्शन आपने देखे यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रकाश निर्भर क्रियाएं क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है। देखो जब प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण में प्यार दो क्रियाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण में दो क्रियाएं होती हैं, आप सब बच्चे जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में दो क्रियाएं होती हैं। एक होती है प्यार लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। एक होती है लाइट रिएक्शन, प्रकाश क्रिया होती है, और एक होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है, डार्क क्रिया होती है, डार्क रिएक्शन। तो ये जो प्रकाश रिएक्शंस होती है ना प्यार, ग्रेना भाग में होती है, ग्रेना, ग्रेना भाग में होती है, ग्रेना भाग में होगी, ग्रेना, ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में होती है। और ग्रेना का ये क्या है आपका, थैलेकोइड झिल्ली में होती है। कहाँ होती है, थैलेकोइड झिल्ली में। और जो डार्क रिएक्शन होती है ये कहाँ होती है, स्ट्रोमा भाग में होती है, स्ट्रोमा में होती है। ये कहाँ होंगी, स्ट्रोमा में होंगी, ये स्ट्रोमा भाग में होती है, स्ट्रोमा भाग में। तो याद रखना डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर, सबका आंसर आ गया होगा बी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास, यदि किसी गैस का आयतन स्थिर रखा जाए तो प्यार यहाँ पर फॉर्मूला होता है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है, अगर आयतन स्थिर है ना तो फॉर्मूला होता है प्यार पी डायरेक्टली पोर्शन होता है आपका टी। और यदि प्यार ताप बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा प्यार, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा प्यार, ताप बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ता है। वास्तव में ये होता है फॉर्मूला P1/T1 इक्वल टू होता है P2/T2, ठीक है। तो यहाँ से P डायरेक्टली पोर्शनल किसके आ जाएगा, P डायरेक्टली पोर्शनल आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप ताप बढ़ाएंगे तो प्यार दाब भी बढ़ जाएगा, ठीक है। गैलुसैक नियम आपने सुना होगा, गैलुसैक नियम, ठीक है, गैलुसैक नियम सुना होगा। गैलुसैक नियम के अनुसार यही होता है, जब तापमान क्या रहता है, तापमान जब जब प्यार आयतन कांस्टेंट रहता है तब की बात है, जब आयतन क्या रहता है, स्थिर रहता है, तो बढ़ जाएगा आपका। समझ गए आप सारे के सारे बच्चे। अब यहाँ देखो, आप अगला क्वेश्चन हमारे पास प्यार, अगला क्वेश्चन हमारे पास खगोलीय दूरबीन जो होती है प्यार, एस्ट्रोनॉमिकल, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होती है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होती है, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होती है ना, टेलीस्कोप जो दूरदर्शी होती है, इसकी खास बात क्या होती है प्यार, इसकी खास बात क्या होती है, इसमें दो लेंस यूज करते होते हैं आपका। एक होता है प्यार ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक होता है आई लेंस होता है, एक आई लेंस होता है। तो यहाँ पर प्यार जब इमेज का फॉर्मेशन होता है ना आपका, वास्तविक और उल्टा इमेज बनता है कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, तो जो दूसरा लेंस होता है वो उसकी इमेज को आभासी बना देता है। कैसे बनाएगा, आभासी, उल्टा और आवर्धित बना देगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्यार, यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसा आंसर आएगा आपका, आभासी, उल्टा एवं एक बात और याद रखना, आवर्धित। कैसा आएगा, आवर्धित, आवर्धित आता है, आवर्धित, ठीक है, आवर्धित। आप सब बच्चे कमेंट्स में बताएंगे ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है या आई लेंस बड़ा होता है, कौन सा लेंस बड़ा होगा इसमें,
कौन सा लेंस बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आई लेंस बड़ा होता है? सारे बच्चे इसको बताएंगे, ठीक, कमेंट्स में, मैं कमेंट्स देखूंगा आपके। एक खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये क्वेश्चन 2 बार आ गया हमारा। अंतिम प्रतिबिंब, हाँ ठीक है। एक आपसे पूछेगा एक आदर्श अमीटर, देखो यहाँ पर सर, हम बात करें आदर्श अमीटर की बात करें, किसकी बात करें? आपका आदर्श अमीटर। अब हम आदर्श अमीटर की बात करें, आइडियल, हम किसकी बात करें? आइडियल, आइडियल अमीटर की बात करते हैं। अमीटर को किस में जोड़ते हैं? सारे बच्चे बताएंगे अमीटर को किस में जोड़ते हैं। अमीटर को हमेशा किस में जोड़ेंगे? मान लीजिएगा सर, ये हमारे पास सर्किट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बैच तीसरा रेजिस्टेंस है, और हम हमेशा किस में जोड़ते हैं? अमीटर को श्रेणी में जोड़ते हैं। और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, बैटरी एक लगाते हैं तो सेल होता है, एक से ज्यादा क्या होगा? बैटरी। यहाँ से करंट जा रही है, करंट क्या रहनी है आपका? कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट रहनी है, करंट क्या रहनी है? कांस्टेंट रहनी है। अब प्यार से मान लीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं प्यार से, यहाँ पर मेजर कर रहे हैं, करंट को मेजर कर रहे हैं, तो V इक्वल होता है आई आर, और I इक्वल होता है V अपॉन आर। तो प्यार से जब यहाँ पर हम करंट देखते हैं तो V अपॉन आर, अगर इस अमीटर का भी कोई रेजिस्टेंस होगा तो जो करंट की वैल्यू है ना वो कम हो जाएगी, करंट की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है। तो हम मान के चलते हैं कि जो आइडियल अमीटर होता है ना उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, तभी तो वैल्यू कितना बना रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। तो याद रखेंगे आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? आपका 0। और जब पूछेगा आइडियल वोल्ट मीटर, जब आपसे पूछेगा आइडियल वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की बात करेगा, जब जब आइडियल वोल्ट मीटर की बात करेगा, आदर्श, जब किसकी बात करेगा? आदर्श वोल्ट मीटर की बात करेगा। वोल्ट मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? का विभवांतर मापा जाता है। आइडियल वोल्ट मीटर की बात करेगा तो सारे बच्चे याद रखेंगे इसका जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध जो होता है, इसका प्रतिरोध, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? पैर से अनंत होता है। इसका प्रतिरोध कितना होगा? अनंत होगा। याद रखना सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा जुड़ता है, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है? एन आर होता है सीरीज में, और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है ना वो होता है आपका आर बाई एन। तो ये 2 फॉर्मूले और याद रखना, आगे काम आएंगे आपके। यस, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास प्यार जी, डायनामो का कार्य किस सिद्धांत पे? डायनामो का काम क्या होगा? डायनामो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। और ये प्यार जी किस पे काम करता है? ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, फराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करेगा। तो आंसर बिल भी हो जाएगा प्यार जी बी आंसर, डायनामो का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में एक बात याद रख लो आप कि प्यार से चुंबक के बाहर यहाँ पर क्या है? साउथ पोल है, ये क्या है आपका? नॉर्थ पोल है। तो ये रेखाएं निकलती है नॉर्थ से और किस में मर्ज हो जाती है? साउथ पोल पे मर्ज हो जाती है। और अंदर कहाँ मूव करती है? साउथ से नॉर्थ में मूव करती है। और प्यार से क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती है। तो ये बे हमेशा उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है बाहर। यस, बाहर ऐसा ही होता है। ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक बंद लूप नहीं बनाती है। प्यार जो बंद लूप बनाती हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, बी आंसर हो जाएगा। 11 का आंसर हो जाएगा बी। क्या यही आ रहा है आपका 11 का बी? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ओम का नियम लागू होता है। तो प्यारे बच्चों ओम का नियम कैसे लागू होता है? मान लीजिएगा ये हमारे पास क्या है आपका? धातु है, हमारे पास मेटल है, हमारे पास सिल्वर है, हमारे पास कॉपर हो सकती है, हमारे पास गोल्ड हो सकती है। और जब हम प्यारे बच्चों इनके बीच में क्या करेंगे? आपका विभवांतर रखेंगे। आपका ये 0 वोल्ट है या 10 वोल्ट है, और हमने क्या किया जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सबको कांस्टेंट रखा, इन सबको कांस्टेंट रखा प्यारे, और हमने इसके विभवांतर को डबल कर दिया। हमने इसके विभवांतर को कितना कर दिया? आपका डबल कर दिया। ठीक है, डबल कर दिया। तो आप देखेंगे जिस रेशो में हम विभवांतर को डबल करते हैं उसी रेशो में जो करंट है ना आपका वो भी उसी रेशो में बढ़ जाती है। मतलब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है? वी के होती है। और यहाँ पर आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर, और यहाँ से आ जाता है वी इक्वल टू आई आर। तो प्याचे ये जो है आपका ओम्स लॉ, ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है? धातु के लिए। लेकिन क्या आपका तापमान और दाब वगैरह की कंडीशन दी जाती है। ठीक है, बशर्ते तापमान स्थिर रहे, तापमान कांस्टेंट रहे। जब तापमान और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है तभी ये फॉलो करता है। तो आंसर बिल भी हो जाएगा सी आंसर। क्या होगा? सी आंसर। ठीक है, और ये ओमिक लॉ को फॉलो करने वाले भी 2 प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं। एक होते हैं प्यार जो ओमिक और एक होते हैं नॉन ओमिक। जब इनके बीच में आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, आपका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपका वी और आई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो ओमिक होते हैं वो स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि एक सरल लोलक को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं। देखो सरल लोलक को आप कहाँ ले गए? पृथ्वी से चंद्रमा पर ले गए। तो प्यार जो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट
एल अपॉन जी। तो प्यार चंद्रमा की सतह पर एल की वैल्यू कम होगी, टी टाइम पीरियड आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यार ना जो लोलक होगा ना, जो लोलक होगा वो क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। क्योंकि जो आवर्तकाल पहले 2 सेकंड था आपका, 2 सेकंड था आपका, अब 4 सेकंड हो गया। तो आप देखेंगे लोलक क्या होगा, थोड़ा सुस्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चंद्रमा के सरफेस पर जो सरल लोलक होता है उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सुस्त हो जाता है। टाइम पीरियड पे क्या प्रभाव पड़ता है, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको कहाँ ले जाऊं प्यार जी, इसको मैं सैटेलाइट पे ले जाऊं, सैटेलाइट पे, इसको मैं अंतरिक्ष में सैटेलाइट पे ले जाऊं, तो सैटेलाइट पे जी की वैल्यू 0 हो जाती है। और जब जी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वहां पर ये काम नहीं करेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा ये बताओ, सेकंड लोलक का टाइम पीरियड कितना होता है आपका, सेकंड लोलक का, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा, सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है ना प्यार, वो 2 सेकंड होता है। याद रखेंगे कितना होता है, 2 सेकंड होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया में रबड़। देखो जो नेचुरल रबड़ होता है ना, तो वहां पर क्या होगा, आपका रबड़ का प्लांट होता है, रबड़ का ट्री होता है। तो रबड़ के ट्री में जब हम कट लगाते हैं, वहां से लेटेक्स निकलता है, वहां से रबड़ निकलता है। और वो रबड़ में मजबूती प्रदान करने के लिए हम उस रबड़ को किसके साथ गर्म करते हैं, सल्फर के साथ। इस प्रोसेस को होते हैं वल्केनाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं आपका, वल्केनाइजेशन। तो देखो दो इंपॉर्टेंट है, एक होता है गैल्वेनाइजेशन, उसमें जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर। और वल्केनाइजेशन, इसमें प्यार जो हम रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करते हैं। तो प्यार जो किसके साथ गर्म करेंगे, सल्फर के साथ। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है प्यार जो, महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि क्वेश्चन अगर ये पूछ लें कि कितने परसेंट सल्फर के साथ गर्म करते हैं, तो यार ना 3 से लेकर 5%, ये भी पूछा जाता है कि 3 से लेकर 5% सल्फर के साथ गर्म करते हैं आपका। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत में प्राकृतिक गैस के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में सही कथन क्या है आपका, सही कथन क्या है प्यार जी? पहला है आपका असम के दीमापुर गैस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। प्यार जो असम नहीं है, नागालैंड का है। तो ये गलत हो गया आपका, नागालैंड का है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। मुंबई हाई में गैस नहीं, प्याचो गैस नहीं केवल तेल होता है, या तेल तो मिलता ही मिलता है, गैस भी मिलती है। तो प्याचो ये दोनों गलत हो जाएंगे। कृष्णा गोदावरी बेसिन गैस उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है आपका, ये सही है। तो आंसर बिल भी क्या हो जाएगा, डी आंसर, ओनली 3। दिमाग में एकदम आपके आंसर आना चाहिए आपका, ओनली 3। ठीक है सर, सारे के सारे बच्चे याद रखेंगे इस बात को, हाना में जवाब दें। अभी तक किसके बच्चे, किस बच्चे के कितने कितने क्वेश्चन ठीक हो गए हैं, जल्दी बताओ। अभी तक किस बच्चे के कितने कितने क्वेश्चन ठीक हो गए हैं? सर हमारे तो, सर हमारे तो बहुत ज़्यादा ठीक हो गए सर। यस सर, हमारे तो सारे के सारे ठीक हो गए हैं। हमारे तो पैच सारे के सारे ठीक हो गए हैं सर। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो यहाँ पर आपके ठीक हुए नहीं हुए, याद रखना ठीक होने चाहिए। आपसे अभी काफी टाइम है, आपसे पूछेगा कि विकिरण चिकित्सा रेडिएशन थेरेपी में समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो देखो कैंसर के उपचार में ना, कैंसर के उपचार में यहाँ पर याद रखना प्याज आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है थायराइड के ट्रीटमेंट में। थायराइड हो जाता है ना हमें गले में, जो होता है थायराइड, थायराइड ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका सेंटर यहाँ पर, ये मुखर्जी नगर में, तिमारपुर है एक जगह, डीआरडीओ का सेंटर है यहाँ पर। ये कोवाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, करते हैं बिल्कुल कैंसर के ट्रीटमेंट में। सोडियम का प्याज आपका जो ब्लड में हमारे क्लोटिंग होती है ना, ब्लड क्लोटिंग का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हृदय में कहीं क्लोटिंग वगैरह होती है तो उसका पता लगाने के लिए। और यूरेनियम 35 का इस्तेमाल प्याज हम कहाँ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। एक बात और याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है फास्फोरस 32, तो प्याज इसका इस्तेमाल ब्लड कैंसर में करते हैं, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी आया था ब्लड कैंसर में किसका इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस 32, और कोवाल्ट नहीं करते उसमें, फास्फोरस 32। तो यहाँ पर तो हो जाएगा बी। लेकिन ब्लड कैंसर में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ल्यूकीमिया में, ल्यूकीमिया बोलते हैं ब्लड कैंसर को, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सारे बच्चे याद रखेंगे, फास्फोरस 32। आपसे पूछे जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है, पहचो अम्ल की खास बात क्या होती है, अम्ल की खास बात होती है एसिड क्या होगा, एसिड और बेस में क्या होता है पहचो, एसिड होता है अमीर, एसिड होता है अमीर, और बेस क्या होगा प्याचे, गरीब होता है, बेस क्या होगा, गरीब होता है। और जो अमीर होता है वो क्या डोनेट करता है रिएक्शन में, आपका प्रोटॉन, और बेस क्या करता है, प्रोटॉन को लेता है। ठीक है, ये ब्रॉन्स्टन लोवेरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि एसिड प्रोटॉन डोनर होता है। तो प्याचे जैसे ही एसिड को हम घोलेंगे पानी में तो ये प्रोटॉन देगा, और यहाँ पर क्या होगा H2O। तो प्याचे ये क्या बना देगा, H3O+, ये बना देगा हाइड्रोनियम आयन, क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन क्या बना देगा। आंसर बिल भी हो जाएगा बी आंसर, यही आ रहा है, बी विल बी द आंसर।
यस, बी विल बी द आंसर, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारे पास पैच, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास साबुन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। वे उच्च बसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, बिल्कुल सही है आपका, ये बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट पैचो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट जो है हमारे पास, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये पैचो बिल्कुल सही है, सही है। ये प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं, याद रखना, साबुन कठोर जल के साथ स्कम का फॉर्मेशन करते हैं, स्कम गाद बना देते हैं, हार्डनेस से ही लड़ने में खत्म हो जाते हैं। तो ये गलत है प्याचे, केवल कौन सा सही है आपका, ए सही है, आंसर विल भी हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास प्यार बच्चे, प्रकाश रासायनिक, देखो जो स्मोक होता है ना दो प्रकार का होता है, एक होता है क्लासिक स्मोक, एक होता है फोटोकेमिकल स्मोक, लंदन स्मोक भी कहते हैं इसको। जो हमारे यहाँ आता है ना ये स्मोक, ये प्याचे ये क्लासिक स्मोक होता है, लंदन स्मोक जो सुबह सुबह आता है। लेकिन जब आप दिल्ली में देख रहे हैं इस समय, तो ये फोटोकेमिकल स्मोक है आपका, फोटोकेमिकल स्मोक। ये प्याचे फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनता है, किस किस के कारण बनता है, ओजोन, पान, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनके कारण बनता है आपका। और यार ना ये ना ये पान और ये दोनों के दोनों ये द्वितीयक प्रदूषक है। क्या है आपका, द्वितीयक प्रदूषक, ये द्वितीयक प्रदूषक हैं। कैसे प्रदूषक, द्वितीयक। जब हम प्रदूषक पढ़ते हैं आपका, तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, इनकी बात करते हैं हम। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, गुणात्मक, मात्रात्मक, जैव निम्नीकृत, अजैव निम्नीकृत, ठीक है। और हम किसकी बात करते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। ये सब आप पढ़ेंगे जब आप क्वेश्चंस करते रहेंगे, मेरे सामने भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बताता रहूंगा आपको। आंसर विल बी सी आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पैर, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आपसे पूछेगा दवाओं में को उनके प्राथमिक क्रियाशीलता वर्ग में सम्मिलित कीजिएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को आपको कुछ नहीं करना, जो सबसे अच्छा आप पे आता है उसको करो पहले। तो आपको होता है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के रूप में यूज किया जाता है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के रूप में यूज किया जाता है, याद रखेंगे हम। पैचो नोवलगीन, ये हम किसके आपका, ये हम पीड़ाहारी और एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक के रूप में यूज करते हैं। क्लोरोक्यून, ये पैचो बहुत समय से हम पहले से यूज कर रहे हैं आपका। क्यूनेन, क्यूनेन का इस्तेमाल मलेरिया के रूप में करते हैं, मलेरिया की दवाई होती है। और ऑक्सीटोसिन प्यार, ये क्या होगा, ये बर्थ हार्मोन भी होता है, ये बर्थ हार्मोन भी होता है प्यार। जो मम्मी को जो सबसे पहले प्रेम होता है वो किससे होता है, बच्चे से होता है। लव हार्मोन भी कहते हैं इसको, लव हार्मोन भी कहते हैं, बर्थ हार्मोन, इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। मिल्क इजेक्टिंग, मिल्क का इजेक्शन यही कराएगा, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क का उत्सर्जन यही कराता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी इसको कहते हैं, याद रखना यही हार्मोन होता है। ये लेबर पेन भी कॉज कराता है। तो आंसर क्या हो जाएगा पैचे, आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, 20 का आंसर हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास पैचे, बेजीव जो पादप जंतुओं के मृत शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल में बदल देते हैं। तो पैचे अपघटक होते हैं, अपघटक होते हैं, ये क्या होंगे, अपघटक, ये अपघटक होते हैं, ये क्या होंगे, अपघटक। उत्पादक कौन होंगे, उत्पादक कौन होंगे पैचे, उत्पादक होते हैं कौन आपका, आप जानते हैं पौधे वगैरह उत्पादक होते हैं, पौधे। जो उपभोक्ता होते हैं कंज्यूमर, ये क्या होंगे, जंतु होते हैं, जंतु। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं, बाकी को मांसाहारी कहते हैं। और जब ये मर जाते हैं ना, उनको डिग्रेड करने के लिए कौन आते हैं आपका, डीकम्पोजर्स आते हैं, ये क्या होंगे, डीकम्पोजर्स, ये डीकम्पोजर्स होते हैं, अपघटक होते हैं, डीकम्पोजर्स। सी विल बी द आंसर, सारे बच्चे आंसर करेंगे सी। नेक्स्ट है हमारे पास प्यारे बच्चे, अगर 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपका, ठीक है, जब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों क्या आएगा आंसर आपका, कैलकुलेट करके आप जब देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सोमवार। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस काफी बार आपने किए हैं आपका, तो आंसर हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। तो आंसर विल भी हो जाएगा सोमवार, बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, आपकी श्रृंखला दी हुई है, आपका श्रृंखला को जब आप सॉल्व करते हैं आपका 1, 8, 27, 64 और क्या होगा प्याचो 125 की n पदों की का समांतर माध्य क्या है आपका, बताएं जल्दी से, आप सारे बच्चे आंसर देंगे। क्या हो जाएगा प्याचो आपका, तो आप जब समांतर मध्य देखेंगे इसका तो कितना आएगा आपका, बी आ जाएगा। सॉल्व करके आ जाएगा आपका, सॉल्व, क्योंकि मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए मुझे आंसर डायरेक्ट पता है। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा, यस। नेक्स्ट है हमारे पास प्याचो, नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास, किसी वस्तु की कीमतों में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यदि ग्राहक समान राशि से 6 कम वस्तुएं खरीद पाता है तो पहले वह कितनी वस्तुएं खरीद सकता था आपका। तो आप ये क्वेश्चन भी बड़ी इजी तरीके से कर देंगे, इसमें भी कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो पहले पैसे कितनी वस्तुएं खरीदता था वो आपका 36, कितना होगा 36। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपसे पूछेगा यदि x + 1/x = 4 तो x³ +
1/x³ का मान क्या होगा। तो जब आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, मान कितना हो जाएगा, तो याद रखेंगे मान हो जाएगा कितना आपका 52, यही आ रहा है आपका 52। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ए, जो बी का अनुपात है वो 3:4 है आपका, बी और सी का कितना है 2:5 है आपका, तो ए बी सी का क्या होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे इसका आंसर भी आ जाएगा आपका सी आंसर, सी आंसर, यही आंसर आ रहा होगा आपका। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। आपसे पूछेगा फाइंड द एरर गिवन द स्टेटमेंट नाइदर जॉन नोर हिज फ्रेंड इज अटेंडिंग। तो प्यार याद रखना इज नहीं आएगा, आर अटेंडिंग आएगा, आर अटेंडिंग क्या आएगा प्यार, आर अटेंडिंग द पार्टी। तो यहां पर क्या आएगा, इज अटेंडिंग गलत प्यार आपका सेंटेंस है आपका, तो क्या होगा आर अटेंडिंग। नेक्स्ट है हमारे पास प्यार, नेक्स्ट है हमारे पास, आंसर करेंगे निम्न में से किस मराठा पेशवा ने सर देशमुख वसूली को मजबूत किया था आपका, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, चिमाजी अप्पा, मदन मोहन। तो सारे बच्चे बताएंगे कौन थे, कौन थे, आंसर बताएंगे कौन थे। यस बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ थे प्यार से, लगभग ये 1713 से कब तक रहे आपका, 1720 तक रहे आपका बालाजी विश्वनाथ। बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर करेंगे आप कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। राजकोषीय नीति का संचालन केंद्रीय बैंक, जो केंद्रीय बैंक नहीं करता है आपका, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, ये गलत है। अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति से निपटने के लिए सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कर सकती है, जो राजकोषीय नीति का एक उदाहरण है, ठीक है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को रेपो रेट में वृद्धि कर देते हैं, ये भी ठीक है। तो प्यार पहले को छोड़कर बाकी दोनों ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी आंसर, 29 का बी, यही आ रहा है आपका 29 का बी। जल्दी से आंसर देंगे। आप समझिएगा एक समुदाय के दीर्घकालीन संपत्ति संचय का लेखा किसके पास होता है, तो किसके पास होता है, नेशनल इनकम के पास होता है, नेशनल वेल्थ के पास होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद के पास होता है, संचयी पूंजी निर्माण के पास होता है। 30 का आंसर बताएंगे, 30 का आंसर क्या होगा, तो किसके पास होता है, राष्ट्रीय संपत्ति, नेशनल वेल्थ के पास होता है, राष्ट्रीय संपत्ति के पास होता है, राष्ट्रीय संपत्ति, आंसर बिल भी हो जाएगा बी आंसर। 30 में से कितने सही हैं आपके, इस 30 में से आपके कितने सही हैं, जल्दी से बताएं। नेक्स्ट है हमारे पास पैराचो, नेक्स्ट है हमारे पास खुले बाजार का संचालन के तहत आरबीआई यदि सरकारी प्रतिभूतियों जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं बेचता है तो इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताएंगे। अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा बढ़ती है, बाजार में तरलता कम होती है, सरकार का ऋण घटता है, ब्याज दरें स्वतः गिर जाती हैं। ए बी सी डी आंसर बताएंगे, ए बी सी डी क्या हो जाएगा, यस बाजार में तरलता कम हो जाती है, आंसर विल बी हो जाएगा बी आंसर, बिल्कुल सही बता रहे हैं आपका, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास आपसे भारत में नोट निर्गमन प्रणाली किस सिद्धांत पे आधारित है आपका, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पे, अनुपातिक रिजर्व प्रणाली पे, मुद्रा बोर्ड प्रणाली पे, पूर्णतः स्वर्ण भंडार प्रणाली पे, बताएंगे आप। 32 का क्या हो जाएगा आपका, तो प्यार ये किस पे आधारित है आपका, ये आधारित है आपका न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पे आधारित है, तो यहां पर हो जाएगा 32 का ए, 32 का ए हो जाएगा, सारे बच्चे आंसर करेंगे 32 का ए। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र में है आपका, बैंकिंग सुधार में है आपका, बीमा क्षेत्र सुधार में, कर सुधार में, पूंजी बाजार नियमन में है। तो प्यार याद रखना बीमा सुधार, बीमा क्षेत्र सुधार में, बीमा क्षेत्र सुधार। तो प्यार ये आपने क्वेश्चंस किए और मुझे लगता है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर ठीक होंगे। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हर क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, आपको हर प्रकार से तैयार कराया जा रहा है यहाँ पर। और इस बार हमारी उम्मीद है कि टॉप 100 में से 100 के 100 बच्चे हमारी बच्चे हों, आपके बीच में से हों। मेहनत करते रहे, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही प्यारे बच्चे आपके अंदर निखार आएगा। इसी के साथ खान ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म आपसे यहां पर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ यहां पर हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों आपकी बिहार दरोगा की जो टेस्ट सीरीज है लगातार वो चल रही है और उसी कड़ी में हमारा ये जो टेस्ट है इसके प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से, है ना भाई। चलिए सभी का स्वागत, अभिनंदन। चलो भाई ठीक है।
तो यहां पर साथियों हमारा जो पहला सवाल है वो साइंस का सवाल है। देखिए सवाल है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं? नहीं, है ना, इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर भी विभक्त नहीं होता है। बी आंसर इसका साथियों क्या हो जाएगा? तो बी आंसर इसका ठीक हमें देखने के लिए मिलेगा क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी होता है और उसमें जो है डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने के लिए नहीं मिलता। गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक संरक्षी बल है। ये बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। तो यहां पर अगर हम साथियों बात करेंगे, माध्यम पर निर्भर नहीं करता इसका मान, ये केवल 1 और 2 ही इसके सही उत्तर माने जाएंगे। ठीक है, माध्यम संरक्षी बल है और दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण को हम तभी फील कर सकते हैं जैसे पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी, तो इनके बीच में दो पिंडों के मध्य में ये बल लगता है। तो ये उसी से जुड़ी हुई बात हमसे बोली गई है। ठीक है, अगला, सामान्य रूप से पशु कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिका नहीं होती, इसका संभावित कारण हो सकता है। बड़ी रिक्तिका न होने का कारण तो क्या होगा? क्योंकि उसमें पर्णहरित नहीं पाए जाते। देखो जल संचयन होगा ही, ठीक है, दूसरी बात है भोजन संग्रहण होगा और केंद्रक तो पशु एनिमल सेल्स जो होती है उसमें केंद्रक तो उपस्थित होगा ना भाई। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाता है बी। बायोप्सी क्या होती है? देखिए बायोप्सी जो है साथियों वो कैंसर की जांच करने के लिए उसको किया जाता है ना। बायोप्सी क्या करते हैं? तो ये साथियों किसकी जांच? कैंसर की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इसकी स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। तो वो ऑन्कोलॉजी में क्या होता है? जीवित शरीर के काटे गए ऊतकों की जांच होती है ना। जीवित शरीर है, अब कहीं पर दिक्कत है, कोई पिंपल बन गया है तो उसको काटकर उसकी स्किन को या फिर उस मांस को जो है लैब में भेजा जाता है और वहां पर बायोप्सी होती है। तो बायोप्सी क्या है? जीवित शरीर के काटे गए ऊतकों की जांच होती है कैंसर के लिए। डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है? तो डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइड्स में साथियों नाइट्रोजनी क्षारक पेंटोस शर्करा नहीं होती। नाइट्रोजनी क्षारक पेंटोस शर्करा फॉस्फोरिक अम्ल, ये सही है। ये तीनों ही इसमें उपस्थित होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, है ना। ग्वानीन हो गया, एडेनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, ये क्षारक ही होते हैं जो उसमें उपस्थित होंगे। ठीक है, अगला, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव समूह किस में आते हैं? तो ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जो सूक्ष्म जीव है वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है भाई, माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी। ठीक है, कोशिका की पाचन थैली किसको बोला जाएगा? तो कोशिका की जो पाचन थैली है साथियों वो लाइसोसोम को बोला जाता है। इसको हम आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, सुसाइड बैग्स भी बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, सुसाइड बैग। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहते हैं। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी और सबसे गहरी झील कौन सी मानी जाएगी? तो बैकाल झील है, आयतन के आधार पर। लेकिन अगर हम बात करेंगे साथियों क्षेत्रफल के आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाएगा तो वो कैस्पियन सागर हो जाएगी। बैकाल की बात करेंगे तो इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं, बर्फ से जमी रहती है। ये अच्छा सवाल है। आयतन के आधार पर सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे गहरी झील, 1735 मीटर गहराई है इसकी अगर देखा जाएगा तो ये झील हमें देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला, संयुक्त राष्ट्र का वह कौन सा प्रमुख अंग है जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राथमिक रूप से सुरक्षा और शांति के लिए सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, ये सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो सभी जो संस्थाएं हैं, ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के भाग हैं, है ना भाई। जो वर्ल्ड बैंक है वो भी उसी का भाग है ना। जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो भी उसी का भाग है। ये सब संयुक्त राष्ट्र के भाग हैं। तो इसमें से एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो केवल सुरक्षा की बात करता है, वो सुरक्षा परिषद हो गया। इसका एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो न्याय की बात करता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, द नीदरलैंड में, द हेग में उसका जो हेडक्वार्टर है, तो वो भी संयुक्त राष्ट्र का ही भाग हो जाएगा। एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो विश्व के सभी बैंकों को या विश्व के सभी देशों को लोन देने का काम करता है,
तो वो वर्ल्ड बैंक हो गया। तो ये उसी से संबंधित है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है जो उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश भाग को कवर करता है और भूमध्य सागरीय क्षेत्र की शुष्क व्यापारिक पवनों के प्रभाव में स्थित होता है? तो देखो सहारा हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म एवं शुष्क मरुस्थल भी सहारा ही हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। आगे, उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है, लगभग 11 देशों में विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सी घास भूमि दक्षिण अमेरिका में है? इसे अर्जेंटीना का दिल भी कहा जाता है, पंपाज को। पंपाज को ये कहां है? ये नॉर्थ अमेरिका में। प्रेयरी घास के मैदान कहां पर हैं? नॉर्थ अमेरिका में हमें देखने के लिए मिलते हैं। वेल्ड कहां पर होंगे? साउथ अफ्रीका में हमें देखने के लिए मिलते हैं। वेल्ड कहां पर होंगे? साउथ अफ्रीका में हमें देखने के लिए मिलते हैं, अगर हम बेल्ट की बात करते हैं तो, ठीक है। अगला, मसाई जनजाति अपनी पशुपालक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है और किस देश के अफ्रीकी देश की ग्रेट रिफ्ट वैली में निवास करती है? तो ये कीनिया में निवास करती है मसाई जनजाति, ठीक है भाई। मसाई जनजाति जो है साथियों वो कहां पर निवास करती है? तो ये कीनिया में निवास करती है, आपको ध्यान रखना है। अगला है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पर्वत निर्माण की सबसे आधुनिक व्याख्या देता है, व्यापक रूप से स्वीकृत व्याख्या प्रदान करता है, जिसे महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों की गति और टक्कर के मुख्य कारण माना जाता है, ठीक है भाई। तो यहां पर देखो आप समझना, देखो पर्वतों के निर्माण की व्याख्या ये तीनों करते हैं, है ना। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी करता है, पुराना है, ठीक है भाई, जो है अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, पुराना सिद्धांत है, लेकिन उसको और बारीकी से और अच्छे से बताता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। पानी गर्म हो रहा है, तो पानी गर्म हो रहा है, तो ये तो आपको पता चल रहा है पानी गर्म हो रहा है बड़े रूप में, लेकिन उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह है कि तली का पानी पहले गर्म होता है ना, कन्वेक्शनल करंट बनती हैं, वो कन्वेक्शनल करंट की वजह से ठंडा पानी ऊपर का नीचे आता है, नीचे का हल्का पानी ऊपर जाता है और ऐसे करके चक्र बना। तो ये हमने क्या समझा? ये बारीकी से समझा। कोई चीज बदल रही है, कोई चीज टूट रही है, तो हमने बड़े रूप में ये देखा कि टूट गई, लेकिन टूटा क्या? उसके मॉलिक्यूल्स जो थे वो अलग अलग हो गए। तो ऐसे ही बहुत जूम करके चीजों को देखेंगे तो वो प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिज्म होता है, ठीक है। अच्छे से व्याख्या यही करता है। पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति, पृथ्वी का घूर्णन उसका एक मुख्य वजह है, लेकिन उसमें सबसे अच्छी वजह जो है वो चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, जिसमें चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करता है, सूर्य का अधिक कार्य नहीं करता क्योंकि दूरी अधिक है, इस वजह से, ठीक है। अगला, चिनूक नामक गर्म और शुष्क स्थानीय पवन किस पर्वत श्रृंखला के पूर्वी ढलानों से नीचे उतरती है, जिस कारण सर्दियों में बर्फ पिघलती है और इसे स्नो ईटर या फिर हिमभक्षी भी कहा जाता है? रॉकी उत्तरी अमेरिका में चलती है और कौन से, अभी जो डिस्कस किया था ना, प्रेयरी घास के मैदानों में चलने वाली पवन है। ये कौन से घास के मैदानों में चलती है? तो प्रेयरी घास के मैदानों में चलने वाली पवन हो जाती है, ठीक है। एंडीज कहां है? साउथ अमेरिका में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ये भी संयुक्त राष्ट्र का ही भाग है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मुख्यालय कहां पर स्थित है और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये सवाल में थोड़ा सा अधूरापन है, ठीक है, पर कोई बात नहीं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो वॉशिंगटन में साथियों इसका हेडक्वार्टर हमें देखने के लिए मिलता है। केवल हमसे हेडक्वार्टर ही पूछा है तो हम वॉशिंगटन उसको बताएंगे, ठीक है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है बिहार का, है ना। साक्षरता दर सबसे कम है बिहार की, ठीक है। जनसंख्या सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश की। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दिल्ली का, ठीक है भाई। जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य का है? तो अंडमान निकोबार का। समझ में आ रही हैं बातें आपको? ध्यान रखेंगे इस चीज को। अंडमान निकोबार तो केंद्र शासित प्रदेश है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। अगला, भारत में हरित क्रांति किस खाद्यान्न फसल के उत्पादन में सफल रही? तो साथियों ये जो क्रांति है ये गेहूं और चावल के उत्पादन में ही सबसे प्रमुख मानी जाती है।
ऑप्शन में दोनों हैं तो गेहूं को हम प्राथमिकता देंगे। गेहूं का उत्पादन बढ़ा, जो मोटे अनाज थे उनका उत्पादन घट गया। ठीक है भाई। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है और तिराप चांगलांग जिलों के बीच में स्थित है? साथियों दिफू दर्रा है वो, दिफू दर्रा। दिफू दर्रा जो है वो ये अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा और भारत और म्यांमार को कनेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, भारत और म्यांमार को कनेक्ट करने का कार्य करता है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? जिसका अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, तो वो केरल हो जाएगा। कौन सा होगा वो? तो वो साथियों हमें केरल देखने के लिए मिलता है लिंगानुपात वाला राज्य। सबसे कम हरियाणा का हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था? वो तारापुर है। कौन सा है वो? तारापुर है। लेकिन एक और ध्यान रखो, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था? तो वो अप्सरा था। कौन सा था वो? अप्सरा। वो भी महाराष्ट्र में ही था। तारापुर पहला है। नरोरा सबसे उत्तरी परमाणु केंद्र है जो यूपी में है। ठीक है भाई। रावत भाटा राजस्थान में हो गया। और भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र पूछा जाए तो तमिलनाडु का कुडनकुलम हमें याद रखना है। ठीक है, तमिलनाडु का कुडनकुलम। भारत का कौन सा राजमार्ग देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है? NH44 है ना। ये जो है उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर पर हमें देखने के लिए मिलता है। कहां पर देखने के लिए मिलेगा? तो उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर पर साथियों ये स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र के बीच में 21 तीलियां हैं? नहीं सर। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का अनुपात 3:4 है, यह भी गलत हो गया। बी आंसर ठीक होगा, केवल 1। अगला, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किस सदन में शुरू की जा सकती है? तो साथियों अगर हम बात करेंगे, शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में उसको शुरू किया जा सकता है। बी सही आंसर हो गया। ठीक है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम जो है हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? तो वो साथियों आपको देखना है यहां पर। तो एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्य है, सबसे पहले आया। ठीक है, उसके बाद साथियों गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, फिर उसके बाद हमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स। सी आंसर इसका ठीक हो जाता है, सी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं माना जाता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। डी आंसर इसका हमें ठीक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी हैं जो भारत के राष्ट्रपति पद का ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। आर.के. वेंकटरमन ये उपराष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। ठीक है भाई, तो अभिभाषण साथियों ये देता है एक साथ समवेत सदन के दोनों सदनों में। ठीक है, डी आंसर इसका ठीक होगा। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। संसद के अधिकारियों में कौन सम्मिलित होते हैं साथियों? तो अध्यक्ष लोकसभा बिल्कुल, उपाध्यक्ष लोकसभा बिल्कुल, महासचिव लोकसभा और अध्यक्ष राज्यसभा, सभी चारों सम्मिलित होते हैं। अगला है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हमें देखने के लिए मिलेगा? तो आर्टिकल 117 में हमें देखने के लिए मिल जाता है। आर्टिकल 117 में हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किससे? तो ये साथियों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सीधे नियंत्रित होता है। ठीक है, अगला है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो हो जाएगा, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, डी आंसर इसका हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किसी एक के अधीन
राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 200, है ना, अनुच्छेद 200। तो ये साथियों आज के आपके सवाल थे। ठीक है भाई, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम देखेंगे सॉल्यूशन सेट 18 का। तो 18वें नंबर का सेट है अपना, और चलते हैं फटाफट से पहले प्रश्न की ओर। देखें जरा पहला प्रश्न क्या दिया गया है आपको। तो ये रहा पहला प्रश्न। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हम राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं। तो ये किसके पास पावर होती है? राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकती है, संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, राज्य के राज्यपाल द्वारा बढ़ाई जा सकती है, या राज्य विधानमंडल के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो अगर आपातकाल चल रहा है और विधानसभा की अवधि बढ़ाना है तो हमें परमिशन कहाँ से चाहिए? संसद के द्वारा परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि संसद के द्वारा इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। चले अगला प्रश्न देखें क्या है भाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः होती है। तो किसी भी विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, मतलब मिनिमम कितनी हो और मैक्सिमम कितनी जा सकती है? तो देखो 60 मिनिमम होनी चाहिए और 100 से ऊपर जा नहीं सकती। तो 60 से 500 से ऊपर जा नहीं सकती, तो 60 से 500 तक की क्या है यहाँ पर आपको रेशियो मिलेगा, यानी कि मिनिमम 60 हो और मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 500 हो सकता है। तो 40 से 400 है, 50 से 450 है, 50 से 500 है, 60 से 500 नीचे दिया गया है। ठीक है, तो 60 से 500 तक संख्या हो सकती है किसी भी विधान सभा के सदस्यों की। आगे देखें, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? राज्य विधानसभा किसके निर्वाचन में भाग लेती है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, या भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, या राज्यसभा के सदस्यों के लिए, या राज्य विधान परिषद के सदस्यों के लिए? तो राज्य विधानसभा की बात करें तो यह राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भी भाग लेती है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भी भाग लेती है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेती है, लेकिन यह भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती। तो यहाँ ये वाला बिंदु हमारा गलत होगा। तो 1, 3 और 4 अपने सही होंगे। तो 1, 3, 4 हमारा इस वाले ऑप्शन में दिया गया है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कॉरम, जिसे गर्भपूर्ति कहते हैं, यह होता क्या है? तो 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, सदन की कुल सदस्यता का आधा हिस्सा कोरम कहलाती है, सदन की कुल सदस्यता का 1/4 हिस्सा कोरम कहलाती है, या 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो वह कोरम कहलाती है। तो भाई 10वां हिस्सा जो होता है वह कोरम या गढ़पूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ये वाला अपना करेक्ट होगा। आए भाई अगला देखते हैं। कौन सी जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को अलग करती है और प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है? तो जिब्राल्टर जल संधि है, मलक्का है, बेरिंग है और हॉर्मुज है। चले इसे हम थोड़ा मैप पर भी देखेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी है, अगर मैप पर नहीं देखें तो बात समझ नहीं आती। कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं कि भाई सीधा सीधा इसका आंसर ये है, कुछ प्रश्न होते हैं जिन्हें हमें मैप पर समझने की आवश्यकता होती है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके पीछे कहानी समझने की भी आवश्यकता होती है। हम बात कर लेते हैं जिब्राल्टर, मलक्का और बेरिंग, हॉर्मुज सभी की, लेकिन पहले इसका आंसर देख लें। तो अगर हम बात करें कि उत्तर अमेरिका और कहाँ गया, एशिया और उत्तर अमेरिका, तो यहाँ आप उत्तर अमेरिका वाला हिस्सा देखोगे, इधर एशिया वाला हिस्सा देखोगे, ऊपर आप आर्कटिक महासागर देखोगे, नीचे उत्तरी प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। ये बीच का क्षेत्र बेरिंग जल संधि कहलाती है। तो पहला तो इसका आंसर देख लेते हैं। अब हम आपको जिब्राल्टर, मलक्का और हॉर्मुज के बारे में बता देते हैं। तो चलो एक एक करके समझते हैं। पहले जिब्राल्टर को हम मैप पर दिखाते हैं और बेरिंग को भी दिखाते हैं। आए तो इस वाले फोटो में हम आपको जिब्राल्टर के बारे में बताते हैं। नीचे देखो मोरक्को अफ्रीका वाला क्षेत्र है, ऊपर आप देखोगे यूरोप का स्पेन हमें देखने को मिल रहा है।
अफ्रीका जहां खत्म होता है तो ऊपर ही आपने भूमध्य सागर के बारे में पढ़ा होगा। भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशियन के बीच में पड़ता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यानी कि जिब्राल्टर जल संधि। अब बात कर लेते हैं मलक्का की। तो अंडमान द्वीप समूह के नीचे जो समुद्र पड़ता है उसे अंडमान ओशियन के नाम से जाना जाता है। इधर दक्षिण के नीचे पड़ता है, दक्षिण के नीचे कह रहा है, चाइना के दक्षिण में पड़ता है जिसे कहा जाता है दक्षिण चीन सागर। इधर क्या पड़ेगा? दक्षिण चीन सागर पड़ेगा। ठीक है भाई साहब। और इस वाले हिस्से में अंडमान सागर पड़ेगा। अंडमान सागर, अंडमान सागर से हम पहुंच सकते हैं दक्षिण चीन सागर तक। तो बीच में जो ये स्ट्रेट मिल रहा है इसे मलक्का स्ट्रेट कहा जाता है। यानी अगर हम स्ट्रेट का नाम देखें तो क्या हो जाएगा? मलक्का स्ट्रेट हो जाएगा। तो मलेशिया के नीचे ही आप देखोगे मलक्का। आए अब आपको हम बेरिंग और हॉर्मुज के बारे में बताते हैं। तो बेरिंग तो अपना आंसर हम बता भी दिए थोड़े, पहले हॉर्मुज देख लेते हैं। अरब पेनिनसुला को देखोगे ऊपर अपन को ईरान इराक वाला क्षेत्र मिलेगा। तो यहाँ पर्शियन गल्फ पड़ता है, फारस की खाड़ी जिसे आप बोलते हो, और एक तरफ पड़ेगा आपका अरब सागर वाला हिस्सा। इनके बीच में, इधर गल्फ ऑफ ओमान भी बोलते हैं, इनके बीच में आप एक स्ट्रेट देखते हो जिसे हॉर्मुज स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं बेरिंग की। तो देखो एक तरफ अलास्का, ये यूएसए का भाग है, एक तरफ रशिया, ये एशिया का भाग है। ऊपर आप देखोगे तो समुद्र आपको मिलेगा आर्कटिक, और नीचे अगर आप चले जाओगे तो नीचे आपको ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये प्रशांत महासागर का ही भाग है। प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग है, इसलिए इसको उत्तरी प्रशांत महासागर भी कहा जाता है। बीच में जो ये स्ट्रेट पड़ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने का जो रास्ता है, इसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो हमने हॉर्मुज देखा, बेरिंग देखा, जिब्राल्टर देखा और मलक्का देखा। चलें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए स्थापित सबसे पहला और विश्व का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, जिसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शुरू किया गया था और जो आज भी 9 राज्यों में फैले 57 टाइगर रिजर्वों का आधार बना हुआ है। तो भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए स्थापित सबसे पहला और विश्व का पहला टाइगर रिजर्व तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ है, सुंदरवन है या पेरियार है। तो 1936 में बनाया गया था कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। यह जिम कॉर्बेट के नाम से भी आपने सुना होगा, पहला नेशनल पार्क भी कहलाता है। तो ये हमारा विश्व का पहला टाइगर रिजर्व बना है। आए अगला प्रश्न देखें, बड़ा लंबा चौड़ा सा प्रश्न है, तो आए पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ में देखना है, ठीक है। तो स्थानीय संरक्षण का अर्थ है किसी जीव को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना, जैसा कि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और प्रवाल भित्तियां पृथ्वी पर जैव विविधता के सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र माने जाते हैं, ठीक है। वनस्थानीय संरक्षण के तहत आनुवांशिक सामग्री को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए बीज बैंक और क्रायो प्रिजर्वेशन जैसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। चौथा देखें, भारत में किसी भी पारिस्थितिक रूप में संवेदनशील क्षेत्र को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित करने का प्राथमिक उद्देश्य उस क्षेत्र के सांस्कृतिक और आर्थिक मूल्यों को संरक्षित करना है। नहीं, ये वाली बात नहीं है। तो हमारा 1, 2, 3 जैव विविधता के विषय में तीनों ही कथन सही हैं, लेकिन यहाँ पर आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से किसी भी क्षेत्र को नहीं रखा जाता। ये वाला बिंदु हमारा क्या है, गलत है। जैव विविधता की बात करें तो ऐसे स्थान को बायोडाइवर्सिटी वाले भाग में रखा जाता है जहां नेचुरल तरीके से जो भी जीव जंतु इनको रखा जाता है। सेकंड, वहां एक ही जीव के बहुत सारी वैरायटीज मिलती हों, जैसे कि अगर हम बात करें मकड़ी की तो एक ही तरह की मकड़ी नहीं होती, सांप की बात करें तो सांप भी एक तरीके के नहीं होते हैं, छिपकली की बात करें तो वो भी एक तरीके के नहीं होते। यानी कि बहुत सारे प्रकार की उनकी जो वैरायटीज होती हैं वो देखने को आपको मिलती हैं।
उस क्षेत्र को जैव विविधता में रखा जाता है। और इन्हें रखने के लिए कोई आर्टिफिशियल एरिया नहीं बनाया जाता, नेचुरल जैसे वो रहते हैं, जिस जगह वो पैदा हुए हैं उनको वहीं रखा जाता है। और इसका संबंध आर्थिक से और संस्कृति से नहीं है, इसलिए चौथा वाला बिंदु हमारा गलत होगा। इसलिए हमारा 1, 2, 3 कथन जो है जैव विविधता को लेकर के सही है। आए अगला प्रश्न देखें, वह कौन सा एसडीजी लक्ष्य है जो सीधे जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने पर केंद्रित है? बहुत बढ़िया, अगर थोड़ा भी आपने करंट अफेयर पे ध्यान दिया हो तो जलवायु परिवर्तन लक्ष्य 13 के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई। अगला प्रश्न देखें, भारत में हॉर्नबिल पक्षी, विशेष रूप से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हॉर्नबिल पक्षी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है अरुणाचल प्रदेश का नामदफा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। चले आए अगला देखें, भारत में तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। अगर भारत में इकोनॉमी की बात करें और जीडीपी 3 सेक्टर पर डिपेंड करती है, तो उनके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, जिसे हम तृतीयक कहते हैं, वह भाग आते हैं। हमें बताना है कि तृतीयक में क्या क्या आता है। तो व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक संपदा यानी कि फाइनेंस, लोन वगैरह, बैंक, इनसे जुड़ी हुई बातें, वानिकी और मात्स्यिकी। तो हमें बताना है कि तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। तो अगर हम प्राथमिक की बात करें तो ये जमीन से जुड़े जितनी भी चीजें हैं, रिसोर्सेस हैं, जैसे कि खेती बाड़ी, कृषि, मत्स्य पालन वगैरह, ये सब पहले में आते हैं। दूसरे की बात करें तो दूसरा प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है, यानी कि कोई भी वस्तु बनाई जा रही है, निर्माण विनिर्माण की प्रक्रिया जिसमें होती है, तो हम उद्योग कह सकते हैं यहाँ पर। तीसरे की बात करें तो ये सेवा क्षेत्र भी कहलाता है, सर्विस सेक्टर, कि हम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है परिवहन, तो ये सर्विस ही तो है। हम बस में बैठे, उसने हमें एक जगह से उठा करके दूसरी जगह उठा के फेंक दिया कि भाई निकलो, आ गया तुम्हारा घर। लेकिन क्या बस दे देता है? नहीं भाई साहब, तुम बस में बैठे थे, बस ले जाओ। नहीं, तो हमें कोई वस्तु नहीं देता है, हमें सर्विस दे रहा है। इसलिए व्यापार और परिवहन टर्सरी में आते हैं। वित्त एवं वास्तविक, बैंक वाले भैया जो है हमको लोन प्रोवाइड करते हैं, बैंक ही नहीं दे देते कि लो बैंक ले जाओ अपने घर, नहीं, हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम बात करें जैसे कि कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये सब सर्विस के अंदर आता है। बैंकिंग, डॉक्टर वाली लाइन हो गई, वो सर्विस। डॉक्टर ऐसा थोड़े हम तुम्हारे घर चल के रहेंगे, नहीं भाई, वो आपको सर्विस देता है, उसने जो भी सीखा बदले में आपको दवा लिख के दे रहा है और पैसे ले रहा है, तो सर्विस में। वानिकी और मत्स्यिकी की बात करें, यानी मत्स्य पालन, वन, कृषि, जैसे हमने आम के बगीचे लगाए, है ना, तो जमीन से जुड़ी जो चीजें हैं वह प्राथमिक के अंदर आती हैं। तो वानिकी नहीं आता इसमें, है ना, टर्सरी में। तो 1 और 2 आते हैं, तो ये वाला हमारा करेक्ट होगा। एक और चीज याद रखना, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो योगदान है वह सर्विस सेक्टर का है हमारी जीडीपी में। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि किसान ज्यादा है तो कृषि का होगा, नहीं, सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा ये उद्योग वाला क्षेत्र, और तीसरे नंबर पर आता है हमारा जमीन, यानी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उल्टा चलता है ये। आए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है भैया, भारत में स्वयं संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था किस पंचवर्षीय योजना में? तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना या 6ठी पंचवर्षीय योजना? तो देखें, 1961 से लेकर के 1966 तक एक पंचवर्षीय योजना चली। तो तृतीय 51 से स्टार्ट हुआ था 55 तक, फिर 55 से 61 मिलेगा, फिर 61 से अपन देखेंगे 66। तो 61 से 66 तक पंचवर्षीय योजना चली तीसरी, जिसमें सेल्फ डिपेंड हो लोग, इसके विषय में लोगों को सिखाया गया और उनके लिए छोटे छोटे उद्योग कैसे उपलब्ध हो सकते हैं इनके बारे में सिखाया गया। तो स्वयं संपोषित विकास जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, केंद्रीय बजट 2025 और 26। बहुत बढ़िया। तो 25 और 26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कितने लोगों ने बजट को पढ़ा और इसका आंसर करेंगे।
शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन में 6.22% की वृद्धि के साथ 1,28,650 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। ज्ञान भारत मिशन के तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित किया जाएगा। तो बताएं भाई, केंद्रीय बजट के अंदर इनमें से कौन कौन सी चीजें पास की गई हैं और कौन कौन सी नहीं। तो भैया 5,000 अटल टिंकरिंग की बात भी हुई है, पांडुलिपियों की बात भी हुई है, और 6.22 वृद्धि के साथ 1,28,650 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। तो 1, 2, 3 हो ही सही है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इस बजट में ये तीनों ही बातें रखी गई। आए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, एंड्रागोगी क्या होता है। तो अगर आपने थोड़ा सा बीएड वाले बच्चों की किताबें पढ़ी होंगी तो एंड्रागोगी जरूर पढ़ा होगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट एजुकेशन का दूसरा नाम है। कृषि विज्ञान में फसल बोने की एक पद्धति है। एक जंगली पौधे का नाम है, या बाल अपराधियों को एंड्रागोगी कहा जाता है। एंड्रागोगी बेसिकली एक शिक्षा कला है। ये उनको सिखाया जाता है जो प्रौढ़ युवा में बच्चे हैं। अब जो प्रौढ़ आयु के हैं, यानी कि यंग होने की ही ओर हैं, 15 से 20 की ओर जा रहे हैं, तो उनको किस तरीके से पढ़ाया जाए, इस चीज को एंड्रागोगी कहा जाता है। क्योंकि हर एक बच्चे की मानसिक स्थिति अलग होती है और क्षमताएं भी अलग होती हैं। तो जैसे हमने अभी कहा कि आप बीएड पढ़ोगे ना, तो टीचिंग के लिए इसमें अलग अलग आपको सिखाई जाती हैं कलाएं, कि अगर कोई बच्चा छोटा है तो उसको कैसे सिखाया जाए, कि हम कविता के तौर पे सिखा सकते हैं, गाना गा के सिखा सकते हैं। फिर अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसको कैसे सिखाया जाए। बच्चा अगर 20 साल का हो चुका है, 20 से 25 की आयु में है, तो उसको कैसे सिखाया जाए। कोई 30 साल का है तो वह कैसे सीख सकता है। तो सिखाने की जो कला है, जो आर्ट है, तो प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट एजुकेशन, ये मत समझना कि एडल्ट एजुकेशन सिखाया जा रहा है, बच्चों को अवेयर किया जा रहा है, नहीं। अगर कोई बच्चा अडल्ट हो गया है तो उसे कैसे कोई चीज सिखाई जा सकती है, यह आर्ट कहलाता है एंड्रागोगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 79 का ए करेक्ट आंसर होगा। आए भैया अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है। तो एक तरफ हमें योजनाएं दी गई हैं बच्चा, एक तरफ हमें दिया गया है प्रारंभ वर्ष, यानी ये योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। आओ देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पीएम जन आरोग्य अभियान। तो आरोग्य अभियान, इसके अंदर आप फ्री अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, या तो वो संस्था किसी से जुड़ी हो, जैसे होता ना, अभी एक नाम याद नहीं आ रहा है, जैसे हमारी माता जी का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो सरकारी नहीं होती, लेकिन उनको लोग सपोर्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके लिए पैसे देते हैं। देखो दिमाग से नाम निकल गया उसका, हमारा आएगा तो बताएंगे। तो आरोग्य अभियान जो है वह आपको क्या देता है, फ्री। एक तरीके से फ्री तो नहीं होता, चार्जेस तो उसमें होते हैं, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे चार्जेस नहीं होते हैं। तो आरोग्य अभियान 2018 में शुरू किया गया था, तो 16-18। तो ए का हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ए का हमारा 2 हो गया। पीएम वय वंदन योजना की बात करें तो ये शुरू हुआ था 2017 में, तो 16, 18, 17 तीसरा हो गया। तो बी का हमारा तीसरे नंबर पे दिया है। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना की बात करें तो ये शुरू हुआ था 2016 में, तो रोजगार प्रोत्साहन 2016 ऊपर दिया है। तो सी का हमारा क्या हो जाएगा, सी का हमारा हो जाएगा 2016। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में चलाया गया, और ये तो सामने ही दिया गया है। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 पहला ही ऑप्शन है, पहला ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट। आए अगला प्रश्न देखें। भारत में बैंकों द्वारा किसी ऋण खाते को गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट, इसका फुल फॉर्म होता है, के रूप में वर्गीकृत करने के लिए सामान्यतः कितनी अवधि तक मूलधन या ब्याज का भुगतान न होना आवश्यक है। मान के चलो कि कोई एक व्यक्ति है, उसने अपना घर गिरवी रखा और बदले में 20 लाख का लोन ले लिया,
और 20 लाख का लोन ले लिया, अब कोई चीज तो आपको असेट तो अपनी संपत्ति तो देनी पड़ेगी ना गिरवी, और ब्याज भी देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि संपत्ति दे दी पर ब्याज नहीं। तो आप जो भी ईएमआई आप बनवा रहे हो वो देते रहो। लेकिन अगर आप मानो ईएमआई नहीं दे पाए हो तो ये घर जब्त कर लेगा। पर कितनी ईएमआई तक? क्या हमने अगर पहली ईएमआई नहीं दे पाई, पहला ही महीने हमने ईएमआई नहीं चुका पाई, तो ये हमारी संपत्ति बैंक की हो जाएगी, या दूसरे महीने या तीसरे महीने? तो देखें 3 महीनों तक जो बैंक है वो वेट करती है कि बंदा ईएमआई दे देगा या 3 महीने की इकट्ठी दे देगा। जब हम नहीं दे पाते हैं तो हमें नोटिस आता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि आपका जो घर है ये एनपीए हो गया है। और आपको बता दें जिस बैंक का एनपीए सबसे ज्यादा होता है वो बैंक सबसे ज्यादा बुरी मानी जाती है। सबसे कम एनपीए एचडीएफसी का रहा था, तो एचडीएफसी बहुत अच्छी मानी जाती है। एनपीए मतलब, एनपीए अगर ज्यादा है इसका मतलब यह है कि बैंक ऐसे लोगों को लोन दे देती है जो चुका ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि वो सही से रिसर्च ही नहीं करती कि किसको लोन दिया जा रहा है, ये चुका भी पाएगा कि नहीं, इसका बैकग्राउंड क्या है, नहीं बस लोन दे दिया। अब बाद में अगर वो चुका नहीं पा रहा और भाग गया तो पैसे तो तुमने कस्टमर के दिए होंगे ना, बैंक कौन सा अपनी जेब से देता है, यानी कि तुमने कस्टमर का पैसा दाव पर लगा दिया और वो लेकर भाग गया। एनपीए होते तो दिवालिया हो जाएगा फिर तो एक दिन। तो बैंक की जो कंडीशन है वो भी इसी से पता चलती है कि इस बैंक का कितना एनपीए है। ज्यादा एनपीए मतलब बेकार बैंक, और कम एनपीए मतलब अच्छी बैंक। तो अगर 90 दिन तक आप ईएमआई नहीं दे पाए, 90 दिन मतलब वही हो गया 3 महीना अपना, 3 माह तक अगर आप ईएमआई नहीं देते हो तो फिर आपके पास एनपीए का नोटिस आ जाता है, यानी कि आपका घर या जो भी आपने वस्तु गिरवी रखी थी वो एनपीए हो गई है, नॉन परफॉर्मिंग असेट। चलो जी आए अगला प्रश्न देखें क्या है। भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास की अवधारणा का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? तो केवल जीडीपी की उच्च विकास दर प्राप्त करना, या आर्थिक विकास में सभी वर्गों और क्षेत्रों को शामिल करना जिससे गरीबी, असमानता और बेरोजगारी में कमी आए, केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देना, पर्यावरण के अनुकूल विकास पर ध्यान केंद्रित करना। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें समावेशी विकास, समावेशी का मतलब ही होता है कि सभी लोगों को लेकर चला जाए। ऐसा नहीं है कि कोई एक क्षेत्र, मानो कि सर्विस सेक्टर तो बहुत टॉप पर चला गया लेकिन जो आपका प्राइमरी सेक्टर वो डाउन है, यानी कि जो किसान वर्ग के लोग हैं उनकी स्थिति खराब, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी, या उद्योग की स्थिति बहुत अच्छी है, सर्विस प्रोवाइडर की अच्छी नहीं है, या मानो कृषि करने वाले की स्थिति बहुत अच्छी हो गई लेकिन औद्योगिकरण नहीं है भारत के अंदर। तो हमें सारी चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें आर्थिक विकास में सभी वर्गों और क्षेत्रों को शामिल करना जिससे गरीबी और असमानता और बेरोजगारी में कमी आए। तो समावेशी विकास का अर्थ बी एकदम परफेक्ट होगा। अगला देखें भाई, अरे अगला तो इंग्लिश में ही आ गया, क्या ही है देखें जरा, कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश कौन सी कठिन चीज होती है। कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो हमें एक सेंटेंस दिया गया है और इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट आपने पढ़े होंगे। तो ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो आई एम लगा है, एम लगा है मतलब वॉज वर्ब में जाएगा ये, तो ढूंढ लेते हैं वॉज वर्ब वाला। ही सेड दैट, ही इज आगे हटाओ, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, बिल्कुल टुमारो के लिए नेक्स्ट डे हो जाएगा और इज यहाँ पर वाज के लिए चला जाएगा, बिल आएगा नहीं, नीचे वाले में भी इज ही है, तो हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। चलो आओ अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न में इंग्लिश का ही है, क्यों भाई जीएस वाले फैकल्टी से इंग्लिश पढ़वाना चाह रहे हैं। चलो देखते हैं क्या लिखा है भाई। द इंटरनेट हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, इट अलाउज इंस्टेंट मैसेजिंग, video calls and access to vast information. However, excessive use can lead to addiction and reduce physical social interaction. What is a positive effect of the internet? कह रहा है कि इंटरनेट ने रिवॉल्यूशन ला दिया कम्युनिकेशन के मामले में, सही बात है। इट अलाउज इंस्टेंट मैसेजिंग, तुरंत से आप मैसेज कर सकते हो, किसी को वीडियो कॉल कर सकते हो और एक वास्ट इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, गूगल पे गए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी। However, excessive use can lead to addiction and reduce physical social interaction.
दूसरी ओर कह रहा है कि अगर हम इंटरनेट का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो हम इसके आदी हो सकते हैं, हम इसके हमें लत लग जाएगा इंटरनेट चलाने। जैसे आजकल देखते हो कि लोग चल रहे हैं तो मोबाइल में घुसे हैं, है ना, रील देख रहे हैं या व्हाट्सएप चला रहे हैं, है ना, लोग खड़े हैं तो चला रहे हैं, लोग बैठे हैं तो चला रहे हैं, लोग लेटे हैं तो चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो मोबाइल चला रहे हैं। तो इंटरनेट जो है अच्छा भी बुरा भी है। तो यहाँ कह रहा है अगर ज्यादा इंटरनेट यूज करोगे तो आपको उसका एडिक्शन लग जाएगा, लत लग जाएगी, जिसकी वजह से आप जो फिजिकल सोशल एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी। जैसे अपन दोस्तों से मिलते थे, उनके घर जाते थे, या टपरे पे चलो चाय पी के आते हैं, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये यहाँ पर हमारे साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर की गई, एक पैसेज है। अब हमें व्हाट इज पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द इंटरनेट सर्च करना है, यानी कि कोई पॉजिटिव इफेक्ट है इन ऑप्शन में, उसको ढूंढना है। इट कॉजेज एडिक्शन, ये तो नेगेटिव है, लत लगना तो गलत बात होती है। इट रिड्यूस सोशल इंटरेक्शन, ये भी गलत बात है, सोशल इंटरेक्शन खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी टांग टूट गई तो इंटरनेट से निकल के कोई थोड़ी आएगा। अगर मानो आपका दोस्त बैंगलोर में बैठा, उससे आप वीडियो कॉल कर रहे हो, टांग टूट गई तो वो थोड़ी घुस के आ जाएगा, जो आपके सोशल आसपास के लोग होंगे वही तो लेके जाएंगे, पर तुमने तो उनसे दोस्ती खत्म कर दी, कोई तुम्हें जानते ही नहीं है तो मदद कौन करेगा। तो ये भी भाई साहब देखो नेगेटिव इंपैक्ट है। इट अलाउज इंस्टेंट कम्युनिकेशन, देखो भाई ये पॉजिटिव है कि भाई ये सर्विस दे देता है कि आप तुरंत से कम्युनिकेट कर लेते हो, कि पहले चिट्ठी लिख रहे हैं या फोन लगा रहे हैं कोई व्यक्ति को, तो ये सारी चीजें खत्म हो गई। आप तुरंत से मैसेज कर सकते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, बड़ी बड़ी फाइल एंड डेटा एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हो, लंदन अमेरिका जहां भेजनी वहां भेज सकते हो। तो ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। चलो भाई आए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रवाद से संबंधित इसमें लेख लिखा है, सुमित्रा नंदन है, जयशंकर है, मैथिली शरण गुप्त है, रामधारी सिंह दिनकर है। भैया मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखा। आए अगला देखें, अगला देखें। ऐसा क्यों लग रहा है ये जीएस का क्वेश्चन नहीं है? आज हमें लग रहा है हमारी टीम मजाक कर रही है, कह रहे आज अंजलि मैम का टेस्ट हो जाने दो, सीधा उठा के पीपीटी दे दी उन्होंने और मैथ के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। वैसे मैथ हमारा खराब है, आओ देख लेते, मिल ही गया है। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है, ठीक है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 4 और 5 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु होनी चाहिए। तो अच्छा हम देखो भाई अपना मैथ है, तुम आंसर करना है इसका, हम तो अपना अंदाजा लगा रहे हैं, हम मैथ के टीचर नहीं है। तो 3:4, तो मान लेते हैं कि ए 3 पे है और बी जो है वो 4 पे है। 5 वर्ष बाद 4 और 5 पे पहुंच रहा है, 4 और 5, यानी कि इन दोनों के बीच में 1 भाग का गैप आ रहा है और 1 भाग बराबर 5 मान लेते हैं। इसका मतलब अगर हम 3 भाग निकालें तो 15 और 5 चौक 20, तो कितनी आयु होगी? 5 चौक 20, तो 20 इसका आंसर होना चाहिए। तो हमने तो भाई ट्रिक लगाया, जो जनरली रीजनिंग में लॉजिक वॉजिक लगाते हैं। तो जरा कमेंट करके बताना इसका आंसर हमने सही निकाला है कि नहीं निकाला, है ना। वैसे तो अपन इसे x बराबर करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने तो डायरेक्ट भाग निकाल लिया कि 1 भाग 5 के बराबर है, तो 5 चौक 20 ऐसे निकाला है। बाकी कमेंट करके बताना कि हमने सही सॉल्व करा है। देखो गलत हो तो नाराज मत होना, क्योंकि भाई हम जीएस की फैकल्टी हैं, पर क्वेश्चन आ गया है तो चलो कर लिया है, तो कमेंट करके जरूर बताना। आओ अगला देखे क्या है भाई। 87 दिए गए शब्दों का सही क्रम चुनिए। अच्छा हमें यहाँ पे तितली के जीवन के बारे में दिया गया है और हमको चुनना है कि सही क्रम कौन सा है इसका। चले तो सही क्रम कौन सा है? तितली है, कोकोन है, अंडा है और कैटरपिलर है। तो देखो सबसे पहले तो अंडा ही आएगा, तो 3 हो गया। इसके बाद ये कैटरपिलर बनेगा, तो 3 के बाद 4 हो गया। इसके बाद कोकून, कोकून से भी पहले बेसिकली लार्वा बनता है, और हमने एक मूवी देखी थी तितली के ऊपर, उसमें ये पूरी प्रक्रिया दिखाई गई। लार्वा बनता है, फिर पेड़ पे जाकर के खुद को कोकून के अंदर बंद कर लेता है, तो फिर बनेगा 3 के बाद कोकून, और कोकून पूरा कवर रहता है, फिर वो लार्वा धीरे धीरे उसके पंख आना शुरू हो जाते हैं, फिर कोकून को तोड़ करके वो बाहर निकलता है और बनती है सुंदर सी तितली। तो 3 4 2 1 इसका क्रम होना चाहिए। ढूंढो कहाँ है, पहला ही ऑप्शन है 3 4 2 1 करेक्ट आंसर। चलो जी भाई, वैसे यहाँ पर एक बड़ा सुंदर संदेश भी है, जैसा मैंने कहा मैंने एक मूवी देखी थी इसके ऊपर, कार्टून मूवी है, कि जो तितली होती है ना, जब वो लार्वा होती है तो उसके दोस्त लोग उस पर हंसते हैं, तू कैसी लग रही, तू मोटी सी है और ऐसी है, सुंदर नहीं है। फिर वो कोकून के अंदर जाती है, फिर उसको तितली बन के निकलती है,
तो एनिमेटेड मूवी में थोड़ा ज्यादा चीजें दिखाते भी अट्रैक्टिव, बड़ी सुंदर तितली बनती है वो, उसके दोस्त देखते रह जाते हैं, वाह। ऐसे ही आपके जीवन में जब आप अपने स्ट्रगल के फेज में होते हैं ना, सब तुम पे हंस रहे होते हैं। हम लोग की स्थिति लार्वा जैसी है, लेकिन यकीन मानो अगर हम बराबर मेहनत करते रहे ना, तो एक दिन तितली जैसे सुंदर हो जाएंगे। और जो लोग लार्वा थे तब हंसते थे ना, वही कहेंगे वाह यार भाई इसने तो गजब कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही अपना जीवन का स्ट्रगल होता है जैसे तितली के जीवन का होता है। आए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मुगल चित्रकला की नींव किस शासक के शासनकाल में रखी गई थी, जब उसने मीर सैयद अली और अब्दुल समद जैसे फारसी कलाकारों को संरक्षण दिया। तो देखो मीर सैयद अली और अब्दुल समद ये रहा करते थे हुमायूं के साथ में, और हुमायूं का जब निर्वासन काल चला था ना 1540 से लेकर के 1555 तक, तब इसने फारसी कला को भी सीखा था। जो हम अकबर के आर्ट में देखते हैं ना, वो फारसी कला हुमायूं सीख करके आया कहीं ना कहीं। तो हुमायूं ने चित्रकला भी सीखी। अब यहाँ एक शब्द है, यहाँ है नींव, यानी कि शुरुआत किसने की, शुरुआत तो हुमायूं ने शुरुआत की। फिर अकबर के टाइम पर डेवलपमेंट हुआ, पर सबसे ज्यादा टॉप लेवल पर डेवलपमेंट जहांगीर के समय हुआ। इसलिए जहांगीर का जो काल है स्वर्णकाल कहलाता है। हालांकि कई जगह किताबों में अकबर के काल को भी चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं, पर इसमें थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि अकबर का काल साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है, क्योंकि उसने अनुवाद खाना खुलवाया था 1573 और 74 में फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो अनुवाद खाना जहाँ किताबों को ट्रांसलेशन किया जाता था, सबसे ज्यादा काम हुआ इसी के यहाँ पर। तो अकबर का काल साहित्य का सुनहरा काल, जबकि जहांगीर का काल जो है चित्रकला का सुनहरा काल कहलाता है। अकबर के काल में भी काम हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन टॉप पर कहां पहुंचा, जहांगीर के समय। अब यहाँ एक और प्रश्न देख लो, इसमें भी हो सकता है आगे कोई आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए। संगमरमर का चलन किसके काल में शुरू हुआ, किसके काल में शुरू हुआ, काल में शुरू हुआ। तो देखें यहां पर एक शब्द है शुरू हुआ, तो शुरू शब्द है तो आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के समय में सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वो उसने संगमरमर का करवाया था। इनके जो पत्नी रही नूरजहां के पिताजी थे एतमा उद दौला ग्यास बेग। तो एतमा उद दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। ये भारत की पहली इमारत है जो पूरे तरीके से संगमरमर से बनी। तो शुरुआत तो जहांगीर के समय, लेकिन अगर प्रश्न आएगा सर्वाधिक, यहां शब्द आ गया कि सर्वाधिक संगमरमर का प्रयोग, सर्वाधिक शब्द है तो आंसर शाहजहां होगा। ऐसे ही चित्रकला का स्वर्णकाल तो जहांगीर होगा, और चित्रकला की शुरुआत नींव रखी गई तो हुमायूं होगा। स्वर्णकाल में अगर जहांगीर का ऑप्शन नहीं है, अकबर दिया गया है, तो फिर हम अकबर पे भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि उसके काल में भी चित्रकला पर काम हुआ। लेकिन जहांगीर है तो प्रायोरिटी उसे ही देना। आए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। पाशुपत तो देखो वैसे ही पशुपतिनाथ समझ में आ रहा है, तो मत्स्य क्या है भैया, मत्स्येंद्रनाथ और लकुलिश, वशवन्ना और वशुगुप्त। लकुलिश को नकुलिश भी कहा जाता है, ठीक है, तो अगर नकुलिश भी लिखा हो तो भी सही है। पाशुपत की बात करें तो इसमें जो लकुलिश शब्द आपको दिख रहा है, इन्होंने पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की थी। शैव धर्म में सबसे पुराना, मतलब शिव जी की पूजा करने वाला जो शैव संप्रदाय है उसी की एक शाखा है, तो पाशुपत संप्रदाय। चलो जी आए अगला प्रश्न देखें। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कृषि सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए किसानों को सीधे राज्य ऋण प्रदान करने के लिए दीवाने अमीर कोही नामक एक नया विभाग बनाया? तो दीवाने अमीर कोही बनवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवाने अमीर कोही, इसके अंदर कृषि से जुड़े हुए कार्य होते थे और किसानों को ऋण देने की सुविधा भी होती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, एमबीटी। तो फिरोज तुगलक बलवन है, इल्तुतमिश है, मोहम्मद बिन तुगलक है। लो तो एमबीटी हमें यहाँ मिल गए, मोहम्मद बिन तुगलक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सिखों के किस गुरु को मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा निष्पादित किया गया था क्योंकि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र राजकुमार खुसरो की सहायता की थी? अर्जुन देव, हरगोविंद जी, तेग बहादुर, तेग लिखा है केवल, इनका नाम पूरा तेग बहादुर है, और गोविंद जी लिखा है, इनका नाम भी गुरु गोविंद है। चलो ठीक है, तो देखिए जरा
खुसरो इनकी माता जी थी मानबाई, मानबाई वही मान सिंह की बहन, मानबाई ने जहांगीर से परेशान होकर के आत्महत्या कर ली थी। इसी से परेशान था खुसरो और अपने पिता से बदला लेना चाहता था। इसलिए 1606 में अर्जुन देव जी से इन्होंने सहायता मांगी और भैरावल मैदान में अपने पिता का विद्रोह कर दिया। भैरावल मैदान में, ठीक है, जलंधर के पास में। तो अर्जुन जी ने जो 5वें नंबर के गुरु थे, इन्होंने सपोर्ट कर दिया। इसलिए इसलिए जहांगीर ने अर्जुन को फांसी की सजा, गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा सुनाई थी देशद्रोह का इल्जाम लगा के। हरगोविंद जी की बात करें तो जहांगीर के समय इनका विरोध रहा, क्योंकि मुगल और सिखों का चलता ही रहा। 6वें नंबर के गुरु थे। तेग बहादुर जी की बात करें तो 1675 में जाकर के तेग बहादुर जी को बंदी बना लिया था उसने, औरंगजेब ने, और उनकी हत्या भी कर दी थी। इनका शीश काट दिया था दिल्ली में, जहाँ शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है, जो चांदनी चौक वाला हिस्सा है वहां पर। गुरु गोविंद जी बात करें, इन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी 1699। तेग बहादुर जी के पुत्र थे और अंतिम गुरु भी है। इनके बाद बंदा बहादुर हुए, लेकिन वो गुरु नहीं थे। बंदा बहादुर ने आगे जाकर के जो मुगल हैं उनसे विद्रोह उनका चलता रहा और बंदा बहादुर की भी हत्या करवा दी थी फर्रुखसियर ने। चलो जी, आए अगला प्रश्न देखते क्या है। दिल्ली सल्तनत में इकतर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसे इल्तुतमिश ने संस्थागत रूप दिया? वेतन, न्याय, भूमि, सेना। तो इकतर प्रणाली इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बंद कर दिया था। हालांकि सबसे पहला इक्ता मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था, हरियाणा का। ये इक्ता क्या होता है? तो बेसिकली एक जमीन का टुकड़ा जिसे इक्ता कहा जाता है, और उस टुकड़े का जो मालिक है, उस जमीन का जो मालिक है, उसे इक्तेदार कहा जाता है। अब जैसे मानो कि हम भारत के राजा हों, तो हमारे अंडर में भैया दिल्ली भी है, आगरा भी, मथुरा सब है। तो अब मान के चलते हैं कि हमारे जो सेनापति हैं उनकी 1 लाख सैलरी है, तो हमारे पास कैश नहीं है। तो हमने कहा आगरा वाला क्षेत्र आपका, वो इक्ता आपका हुआ, आप उसके इक्तेदार हुए। तो आप जो हमें सुविधा, जो हमें सर्विस दे रहे हो, उसके बदले में सैलरी की जगह हमने आपको जमीन दी। अब उसमें जो भी रेवेन्यू आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा। यानी कि बेसिकली वेतन से जुड़ा हुआ है इक्ता व्यवस्था। चले आए अगला देखें। मुगल काल में तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई, जो मुगल सम्राट जहांगीर के जीवन, शासन और व्यक्तिगत अनुभवों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करती है? तो तुजुक ए जहांगीरी में नाम ही देख रहे हो जहांगीर का। जहांगीर ने फारसी भाषा में खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तुजुक ए जहांगीरी। अगला देखें, मोहम्मद बिन तुगलक की उन योजनाओं पर सबसे विस्तृत और आलोचनात्मक टिप्पणी किस इतिहासकार की कृति में मिलती है, जिसमें राजधानी स्थानांतरण, इसने दौलताबाद को राजधानी बना लिया था, दिल्ली से शिफ्ट कर लिया था। हाँ, तो देवगिरी उसका नाम बदल के दौलताबाद रखा था। सांकेतिक मुद्रा चलाई थी चीन के शासक से प्रभावित होकर के। दुआब में कर वृद्धि तथा खुरासन अभियान आदि का उल्लेख मिलता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सारे लेखक रहे जिन्होंने उनकी आलोचना करते हुए बातें लिखी, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख थे जियाउद्दीन वर्नी। इनकी किताब है तारीख ए फिरोज शाही। अच्छा, यहाँ कंफ्यूज मत होना, एक है फतुवात ए फिरोज शाही। फतुवात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी, खुद उसकी आत्मकथा थी। तारीख ए फिरोज शाही ये वर्नी के द्वारा लिखी गई। तो तारीख ए फिरोज शाही में हमें मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा को लेकर के उनका एक बकवास आइडिया रहा, ये देखने को मिलता है वर्नी की पुस्तक के अंदर। आए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेवराय ने अपनी राजधानी में किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण विस्तार करवाया, जिसका सबसे विशिष्ट भाग संगीत स्तंभ वाला महामंडप और पत्थर का रथ है, तथा जो आज भी हम्पी का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, हजाराराम मंदिर, तिरुमाला तिरुपति मंदिर। कृष्णदेवराय ने विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किया था और इनके पिलर को कहते हैं बजाने पर, जो पिलर हैं हर एक पिलर को जब हम ठोकते हैं तो हर एक पिलर में अलग ही साउंड आता है, तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, संगीत स्तंभ के नाम से जाना जाता है। आए अगला देखें। किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया और कृष्णदेवराय के शासनकाल के दौरान साम्राज्य की समृद्धि और सैन्य शक्ति और उत्सवों का विस्तृत वर्णन दिया था? तो भैया विजयनगर का दौरा
कृष्णदेवराय के समय कौन करने आए थे? तो निकोलो, डोमिंगो, अब्दुल, मार्को, ये भी अधूरे नाम, मार्को पोलो लिख देते हैं, है ना। चलो जी, तो निकोलो दा कॉन्टी ये देवराय से जुड़े हुए हैं, कृष्णदेवराय से नहीं। डोमिंगो पायस ये कृष्णदेवराय से जुड़े हुए हैं। डोमिंगो पायस इनका पूरा नाम है, आधा नाम दिया हुआ है। मार्क पोलो पांड्य वंश के मारवर्मन के दरबार में आए थे, इनका नाम भी आधा दिया हुआ है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। आए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम द्वारा भारत के प्रांतों में लागू किया गया? ड्यूअल गवर्नमेंट जिसको कह सकते हैं। तो 1909, 1919, 1935 अधिनियम या 1947। तो भाई द्वैध शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट की बात करें, डोमिनियन स्टेटस की बात करें, तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला? द्वैध शासन प्रणाली देखने को मिली। तो 1919 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए अगला प्रश्न देखें, क्या है? बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भाई प्रश्न तो पूरा है, इसके ऑप्शन अधूरे क्यों हैं? बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ, ये तो ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य लिखे नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो जो लिखा है उसका आंसर करते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और लॉर्ड कर्जन का उस समय चल रहा था। अगला देखें, महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था, जो किसानों को तीन कटिया प्रणाली के विरुद्ध संगठित करने पर केंद्रित था? तो देखो, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह हुआ था 1917 में, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। 20 कट्ठा, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, उसमें से 3 कट्ठे के अंदर नील की खेती करना अनिवार्य थी। लेकिन जर्मनी ने केमिकल में नील बना दिया, तो अब जो नील है वह बिचते नहीं थे, लोगों को फायदा नहीं होता था। दूसरा, नील की खेती भूमि को बंजर भी करती थी। तीसरा, नील के फूल उगाए भी हम और नील के फूलों से नील बनाए भी हम, और नील बनाने की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है। उबलते हुए पानी में नील के फूलों को कुचला जाता है, तो इससे स्किन डिसीज होती थी। फिर जूट के जो बोरे होते हैं उसमें आलू प्याज आते हैं, उसमें इस नील के पदार्थ, जो लिबलिबा पदार्थ निकलता है, उसको लपेटा जाता है, धूप में सुखाया जाता है, फिर डंडों से कूट कर उसका पाउडर बनाया जाता है। इतनी पूरी प्रक्रिया भी वे भारतीयों से ही करवाते थे, इसलिए इसका विरोध कर रहे थे। राजकुमार शुक्ल उस समय किसान नेता थे, जिन्होंने गांधी जी से कहा था कि आप हमारे साथ चंपारण चलें। गांधी जी से उनकी मुलाकात 1916 में हुई थी, जब वो बनारस में पहला जनभाषण देने के लिए गए थे। बीएचयू का उद्घाटन था, इसलिए गांधी जी बनारस गए थे। तो वहीं राजकुमार शुक्ल पहुंचे और उन्होंने जाकर के उनसे सहायता मांगी। गांधी जी ने कहा कि हम 1917 में कलकत्ता जा रहे हैं, एनी बेसेंट की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, उसी अधिवेशन में गए थे, हम वहां से फ्री होते ही आपके पास आएंगे। राजकुमार शुक्ल भी हटी, उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब। 1917 में गांधी जी अधिवेशन करके बाहर निकल ही रहे थे, तो बाहर खड़े हुए, बोले सर आपने कहा था चलेंगे हमारे साथ, हम आए लेने। तो फिर गांधी जी आए चंपारण, और चंपारण में उन्होंने पहला अपना सत्याग्रह किया। खेड़ा की बात करें तो खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था, यह किसान आंदोलन था, और यहाँ पर अकाल जैसी स्थिति बढ़ गई थी, तो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, इसलिए अंग्रेजों को मनाया जा रहा था कि वह 1 वर्ष का टैक्स माफ करें। ऐसा हुआ भी। गांधी जी और इंदुलाल याग्निक, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रमुख नेता रहे, और यहाँ पर 1919 का कर जो है वह अंग्रेजों ने माफ भी कर दिया था। अहमदाबाद मिल मजदूर की बात करें बच्चा, ये भी 1918 में हुआ था, और पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर में ही की थी। मिल मजदूर आंदोलन के लिए गांधी जी को चिट्ठी लिखी थी साराबाई पटेल ने। तो अनुसुईया साराबाई पटेल जो हैं, उन्होंने गांधी जी को कहा कि मिल मजदूर आंदोलन में आप आएंगे तो बात बन पाएगी। यहाँ पर 50% जो इनका वेजेस है वो बढ़ाने की बात चल रही थी, अंग्रेज 20 की बात कर रहे थे, फाइनली 35 पर बात डन हुई। बारदोली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1928 में बारदोली में हुआ था। इसी के बाद पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी वहां के महिलाओं के द्वारा। आए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधानमंडल में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे और इस कार्रवाई का उद्देश्य क्या था? पता नहीं, ये लाइन एंड में क्यों ही ऐड कर देते हैं, इसका ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। चलो तो आंसर देखते हैं। सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद। 8 अप्रैल 1929 की बात है।
केंद्रीय विधानमंडल में 2 बिल पास होने वाले थे, एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल व्यापार से संबंधित और एक पब्लिक सेफ्टी बिल। और ये दोनों ही बिल कहीं ना कहीं भारतीय के ऊपर शिकंजा कसने के लिए थे। तो इसीलिए बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी के मित्र पहुंच गए असेंबली में, लेकिन बम फेंकने के लिए 2 लोगों ने जिम्मा उठाया, एक थे भगत सिंह और दूसरे थे बटुकेश्वर दत्त। हालांकि ये सरकारी गवाह बन गए थे बाद में, लेकिन बम इन्होंने फेंका था। तो बटुकेश्वर दत्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो हमने जो मैथ वाला क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। धन्यवाद।